हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम उस विश्व विजेता के बारे में बात करेंगे जिसने मात्र 33 साल की उम्र के अंदर पूरी दुनिया के जो क्षत्रिय थे उनको अपनी वीरता का प्रमाण दिया। ठीक है, अपनी शक्ति का एहसास करवाया। बहुत सारे राजा तो उनके नाम सुनते ही कि भाई उनका आक्रमण होने वाला है तो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, मतलब अपनी पराजय स्वीकार कर लेते थे। हम उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में। अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में, भाई सिकंदर के बारे में बात करूं तो सिकंदर के टाइम पे क्या था कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो यूनानी थे, यूनानियों और ईरानियों के बीच एक दौड़ लगी हुई थी कि भाई पूरी दुनिया के अंदर विश्व विजेता कौन बने। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर विश्व विजेता कौन बने। तो सिकंदर के नेतृत्व में इन यूनानियों ने ईरानियों को नष्ट कर दिया, उनको मार भगाया। ठीक है, बात करूं तो सिकंदर की कि भाई ये मैसिडोनिया का शासक था और 356 के अंदर 356 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म होता है और मृत्यु की बात करूं तो 323 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और वैसे इनके पिताजी का जो नाम है वो नाम था भाई फिलिप। ठीक है, ये तो है इसकी भाई बेसिक इंफॉर्मेशन। 356 के अंदर इनका जन्म होता है, 323 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु होती है। 33 साल की उम्र में ये पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम फैलाते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम फिलिप होता है। ठीक है, और वैसे सिकंदर के बारे में बात करूं तो इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था भाई अरस्तु। अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम था भाई सुकरात। और भाई इनका कोई एक गुरु नहीं था भाई, इनका एक कोई एक गुरु नहीं था, इनके बहुत सारे गुरु थे। ये एक दार्शनिक थे। ठीक है, बात करूं सिकंदर की तो भाई सिकंदर के टाइम पे क्या था, यूनानियों में और ईरानियों के अंदर जंग रहती थी। ठीक है, उनके अंदर एक कंपटीशन रहता कि भाई कौन मतलब दोनों के अंदर एक कंपटीशन रहता था कि भाई कौन दुनिया के अंदर अपना परचम लहराए। ठीक है, कौन विश्व विजेता बने। ठीक है, तो सिकंदर की सेना ने उनको मार भगाया। ठीक है, उसके अलावा तुर्की, इराक, ईरान को भी इसने पराजित कर दिया, मतलब अपने अधीन कर लिया। ठीक है, उसके बाद इनके पास आता है कि भाई इनके दिमाग में आती है कि भाई क्यों ना भारत की तरफ चले। भाई ये आइडिया कहां से आता है, हेरोडोटस। आप जानते हो हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता, इतिहास के जनक। ठीक है भाई, इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरी का। उसके अंदर भारत का वर्णन किया गया था, भारत को सोने की चिड़िया बताया गया था। ठीक है, सिकंदर के अंदर सिकंदर के अंदर यहीं से लालच पैदा हुआ कि क्यों ना तुर्की को जीत लिया, इराक को जीत लिया, ईरान को जीत लिया, अब भारत की तरफ जाया जाए। यहीं से उसके मन में आइडिया आता है कि भाई हम भारत की तरफ जाएंगे। ईरान को जीतने के बाद वो पहुंचा काबुल।
काबुल के रास्ते भारत की तरफ चला और ये खैबर दर्रे से होता हुआ, ठीक है। और ये चला 326 के अंदर ये चला था भाई, काबुल के रास्ते चला और 5 महीने का इसको टाइम लगा भाई, 5 महीने का टाइम लगा। और ये 5 महीने बाद खैबर दर्रे से होता हुआ सिंधु नदी पर आ पहुंचा है, ठीक है। सिकंदर 356 के अंदर जन्म होता है, 323 के अंदर मृत्यु होती है, 33 साल की उम्र होती है। इनके पिता का नाम फिलिप है, गुरु का नाम अरस्तु। और तुर्की, इराक, ईरान और एशिया तक के बहुत सारे जो प्रदेश थे उनको जीतने के बाद हेरोडोटस, जो कि इतिहास के पिता, इतिहास के जनक, हिस्टोरिका, जिन्होंने बुक लिखी थी, इस बुक के जरिए, हेरोडोटस के जरिए इसके मन में ख्याल आता है क्यों न सोने की चिड़िया भारत की तरफ रुख किया जाए, वहां के राजाओं को पराजित किया जाए, वहां की प्रॉपर्टी को हड़पा जाए, वहां अपने नाम को उजागर किया जाए, ठीक है। काबुल के रास्ते 326 ईसा पूर्व के अंदर ये वहां से चलते हैं। 5 महीने के अंदर ये सिंधु, खैबर दर्रे से होते हुए सिंधु नदी पर आते हैं और सिंधु नदी पर आकर ये देखते हैं कि भाई अब जाया कहां जाए, ठीक है, अब जाया कहां जाए। तो सिंधु नदी पर आने के बाद इनका एक दोस्त होता है, एक दोस्त, और उसको सेनापति बना रखा था इन्होंने, उसका नाम था निर्याकस, ठीक है भाई, निर्याकस। ये निर्याकस को भेजते हैं कि भाई आप जाओ और उन रास्तों का पता लगाओ, समुद्री, मतलब इसको समुद्र के रास्ते भेजता है, ये इसका जल सेनापति होता है, ठीक है। सिकंदर का जल सेनापति कौन? निर्याकस। और सिकंदर का जो थल सेनापति था वो कौन? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। निर्याकस को भेजता है कि भाई आप पता लगाओ, कि भाई समुद्री रास्तों का पता लगाओ सिंधु नदी पर आने के बाद, ठीक है। यानी भारत के जो बंदरगाह हैं उन पर किस तरीके से व्यापार वगैरह, यानी जो जल मार्ग थे ना भारत के, उनके बारे में जानकारी लेने के लगाने के लिए इसको भेज दिया, ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है, ये भारत के अंदर एंट्री मार लेते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले मुकाबला होता है सिकंदर का अंबी कुमार से। अंबी कुमार ये कौन थे भाई? ये तक्षशिला के राजकुमार थे भाई, ठीक है, तक्षशिला के राजकुमार थे। सबसे पहले इन्हीं से सिकंदर का युद्ध होता है और ये पराजित हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे आप सभी को पता है कि भाई भारत का जो सबसे पहला मतलब देशद्रोही कौन था, वो इसी अंबिक कुमार का नाम दिया गया है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता था। ये वो लड़का है अंबिक कुमार, ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है पोरस की, ठीक है। और इनका जो राजपाट था वो कहां था? चिनाब व झेलम के बीच, ठीक है। सिकंदर और पोरस का एक युद्ध होता है। वैसे तो कई युद्ध होते हैं, लेकिन जो मतलब मेन युद्ध होता है ना, आखिरी युद्ध, वो एक ही है कि भाई ये इसको बोलते हैं वित्सता का युद्ध,
इसको झेलम का युद्ध भी बोला गया है। इसको हाइडेस्पिज, अरे हाइडेस्पिज का युद्ध, वित्सता का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिज का युद्ध, कई बार एग्जाम के अंदर ये आता है। ठीक है, पोरस वर्सेस सिकंदर, इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध होता है? वित्सता का युद्ध होता है, झेलम का युद्ध होता है, हाइडेस्पिस का युद्ध होता है। ये सब एक ही, बहुत बार एग्जाम के अंदर सिर्फ यही आता है यहां से। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। ठीक है, और आगे क्या है कि भाई इनके अंदर जो युद्ध होता है ना हाइडेस्पिस का, इसके बारे में यानी इतिहासकार तो ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो जीत हुई है वो सिकंदर की हुई है। ठीक है, लेकिन जो टक्कर का ये जो पोरस था ये भी सिकंदर की टक्कर का राजा था। मैं तो नहीं मानता कि भाई इसके अंदर सिकंदर विजयी हुआ। ठीक है, ये हिस्ट्री है भाई। ठीक है, हिस्ट्री के इतिहास के अंदर जो इतिहासकार बता के चले गए वो हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो गलत बता दिया, जो सही बता दिया, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहासकारों ने इसके अंदर सिकंदर को विजयी घोषित किया है, वही आज तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी किताबों के अंदर ये भी दिखाया गया है कि भाई इन दोनों का जो युद्ध का परिणाम है वो मतलब उसका कोई निर्णय नहीं था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यानी जो सिकंदर है वो भारत के अंदर 19 महीनों तक युद्ध करता है। 19 महीनों युद्ध करता है। ठीक है, 19 महीने रहता है भारत के अंदर और 19 महीने युद्ध करता है। वो मतलब सिकंदर को इतना टाइम नहीं लगता था कि भाई उस जो युद्ध करता है उस युद्ध को जीतने के बाद मतलब उसका जश्न भी मनाया जाए। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चाणक्य थे चंद्रगुप्त के गुरु। चंद्रगुप्त के गुरु भाई, अशोक के भी गुरु थे ये, अशोक के भी गुरु थे ये चाणक्य। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी भाई, अर्थशास्त्र, बहुत बार एग्जाम में आता है, जो राजनीति के ऊपर आधारित थी। चाणक्य क्या करते हैं? चाणक्य को जब पता लगता है कि भाई सिकंदर भारत में आने वाला है तो चाणक्य सीधा कहां जाता है? चाणक्य जाता है सीधा नंद वंश के शासक धनानंद के पास जाता है और धनानंद से मतलब विनती करता है कि भाई आप धनानंद और राजा पोरस मिलकर आप दोनों मिलकर सिकंदर को हरा सकते हो, मतलब उस विदेशी आक्रमणकारी को अपने देश में आने से आप रोक सकते हो। ठीक है, तो भाई धनानंद इस बात से गुस्सा हो गया कि भाई ये एक मतलब नॉर्मल सा साधु मेरे को मतलब आदेश दे रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो धनानंद ने महसूस किया और धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जत करके बाहर फिकवा दिया। ठीक है, वैसे बात करूं धनानंद की बात करूं तो उस टाइम पर लगभग 2.5 लाख की सेना थी इसके पास। 2.5 लाख की सेना थी भाई इसके पास लगभग
2000 2000 तो 4 घोड़े वाले रथ थे इसके पास। धनानंद के पास उस समय 2000 तो 4 घोड़ों वाले रथ थे और 6000 हाथी थे इसके पास। 6000 हाथी थे और 1 से लेके 1.5 लाख तक की तो इसकी पैदल सेना थी और घोड़े वाले रह गए अलग से। यानी इतना शक्तिशाली था ये धनानंद। अगर धनानंद इस पोरस के साथ मिलकर, यानी अगर धनानंद चाहता तो अकेले ही सिकंदर को हरा सकता था, क्योंकि जिस टाइम पे सिकंदर का बोलबाला था पूरी दुनिया के अंदर, वैसे भारत के अंदर धनानंद से ज्यादा शक्तिशाली राजा कोई भी नहीं था। ठीक है।